बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कूलम लॉ के न्यूमेरिकल और कूलम लॉ को हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। कूलम के जो लॉ के एग्जांपल्स थी हमारे पास हमारी बुक के अंदर 12.1, 12.2 और 12.3 के तीनों एग्जांपल्स भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। और इसके बाद जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल थे हमारी बुक हमारे इस चैप्टर के एंड में 12.1, 12.2, 12.3 एंड 12.4 ये चार क्वेश्चन भी हमने कूलम लॉ से सॉल्व कर लिए। देयर आर सम अदर न्यूमेरिकल जो कि पास पेपर में आए हैं कूलम लॉ के, उसको भी मैं मुझे करवाना चाहिए और मैं आपको जरूर करवाऊंगा न्यूमेरिकल। उससे पहले मैं आपसे कुछ और अहम बातें करना चाह रहा हूँ, वो जरा बातें अपने ध्यान में रख लीजिए। मिसाल के तौर पर चार्ज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और वो ये कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। अब इस बात का मतलब क्या है ये भी आपने समझना है। जब मैं कह रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज में पहली कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं कि जो चार्ज है इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व का मतलब यह है कि चार्ज कहीं जाया नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं, राइट, और इस प्लेट के ऊपर मेरे पास 1, 2, 3 और 4 पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, और मैं क्या करता हूं जनाब अली, एक और प्लेट लेकर आता हूं और उस प्लेट पे, इस प्लेट को मैं क्या करता हूं, ये जो दूसरी प्लेट लेकर आया हूं, इस प्लेट को अगर मैं इसके साथ टच करूं और यहां से कुछ चार्ज यहां पे ट्रांसफर करवाऊं इस जगह पे, तो फर्स्ट करें यहां से एक पॉजिटिव चार्ज मैंने मूव करा के यहां पर पहुंचा दिया और दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी मूव करके मैंने यहां पहुंचा दिया। तो पहले भी टोटल चार्ज मेरे पास 4 थे और अब भी टोटल चार्ज मेरे पास 4 है। तो चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, चार्ज कहीं जाया नहीं होता, राइट। अच्छा, इस तरीके से भी है कि फर्स्ट कर लेते हैं, तो एक एग्जांपल होगी। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है जिस पर मेरे पास 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, और मैंने कहीं से क्या किया, एक नेगेटिव प्लेट को लिया और उस नेगेटिव प्लेट को मैंने इसके साथ टच कर दिया। ये नेगेटिव प्लेट है, इस नेगेटिव प्लेट में 3 नेगेटिव चार्जेस थे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव से खत्म, दूसरा नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से खत्म, ये तीसरा नेगेटिव तीसरे पॉजिटिव से खत्म हो गया। तो हमारी इस प्लेट में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। क्या बाकी चार्ज खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, न्यूट्रलाइज हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव अब अपने इफेक्ट को खत्म कर चुकी। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी खत्म, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी खत्म। का मतलब समझ रहे हैं, मतलब न्यूट्रल हो गए। अब वो कोई और चार्ज रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो प्लेट के ऊपर जो एक्सेस चार्ज है, जो ज्यादा चार्ज है, वो सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या होता है, कंजर्व होता है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं कि जो चार्ज है इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब है कि फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर होता है। फिक्स क्वांटिटी के अंदर, फिक्स क्वांटिटी का मतलब क्या है? फिक्स क्वांटिटी का मतलब यह है कि देखिए, जो हमारे पास मिनिमम चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल से यहां हमारा मतलब है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मिनिमम चार्ज है वो कितना है हमारे पास, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ये कम से कम चार्ज है जो किसी चीज, किसी पार्टिकल के ऊपर हो सकता है। तो दिस इज दी, ये जो मिनिमम चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम है। या इसको ऐसे लिखना चाहिए कि मिनिमम चार्ज ऑन, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए, इसको यहां से हटा दो, इसको ऐसे लिखना है, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास चार्ज है वो इतना होता है, एंड इट इज द मिनिमम चार्ज दैट एग्जिस्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ये वो कम से कम चार्ज है, ये वो कम से कम चार्ज है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। कौन सा चार्ज? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक
जिस तरह ये मैंने प्लेट है, इस प्लेट पे चार्ज है, तो किसी चीज के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो सकता है, वो मेरे पास हो सकता है, वो हो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई कह देते हैं, और ये कितना है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, कूलम हमारे पास चार्ज का यूनिट है। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आप देख सकते हैं चार्ज कैसे इंक्रीज कर रहा है, चार्ज इस नंबर के लिहाज से इंक्रीज कर रहा है। तो इस चीज को हम आगे जाकर ऐसे लिख लेते हैं कि जो चार्ज है वो हमारे पास है Ne, राइट। ये जो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। ये Q हमारे पास, दिस इज Q हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको हमने क्या लिखा हुआ है, Q। एंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लें इसको, अच्छा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो इसको प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, और इसका जो असल नाम है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी बुनियादी पार्टिकल। बुनियादी पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ बुनियादी पार्टिकल, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ये हमारे पास n हो गया। और E क्या हुआ, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है Q = Ne, ये इक्वेशन बताती है कि चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज हमारे पास क्वांटाइज है, टुकड़ों में बटा हुआ है, और उस टुकड़ों की कम से कम वैल्यू यानी कम से कम चार्ज अगर किसी चीज पर हो सकता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, राइट, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। तो ये चार्ज हो सकता है, यानी 1 E के बराबर किसी पे चार्ज हो सकता है, और ये चार्ज टुकड़ों में इंक्रीज करते चले जाएंगे, राइट। ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं किसके अंदर, कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है। मेरा ख्याल है यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम इक्वेशन है, ये Q = Ne जो मैंने लिखी है, यही इक्वेशन हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो कि इस चैप्टर में है हमारे पास, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं इसको। और हम जो चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 13 में भी ये हमारे पास इक्वेशन यूज होती है, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में भी चार्ज की ही बातें, लेकिन मूवी चार्ज की बातें हैं। तुम्हारे चार्ज की तो यही कैरेक्टरिस्टिक है कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज। तो बी केयरफुल, चार्ज हमारे पास कंजर्व भी होता है और चार्ज हमारे पास क्वांटाइज होता है। ये कंजर्व को मैंने इससे समझाने की कोशिश की है। कंजर्व को हम इस तरीके से भी बताते हैं कि मिसाल के तौर पे हम जब आपको चैप्टर नंबर 17 पढ़ाएंगे या चैप्टर नंबर 19 पढ़ाएंगे, तो 19 में हम आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे। रेडियो एक्टिविटी में हम आपको बताएंगे कि एक न्यूट्रॉन जो है उसको हम ब्रेक करते हैं एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कि न्यूट्रल पार्टिकल बन जाता है। तो चार्ज क्या है, कंजर्व है, चार्ज बाकी है, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। तो वहां पर मजीद कंजर्व की बातें आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि यहां तक ये बात समझ में आ गई है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जिससे मैं मजीद न्यूमेरिकल को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, जो पास पेपर के न्यूमेरिकल है, कुछ तो न्यूमेरिकल वो हैं जो कि एग्जैक्टली हमारी बुक पर हैं। वैल्यूज में फर्क हो सकता है, लेकिन वैल्यूज के फर्क को मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बुक का कौन सा न्यूमेरिकल से वो आइडेंटिकल है। तो वैल्यूज के फर्क को आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। मेरा ख्याल है बड़ी आसान सी बात हो जाएगी आपकी, लिखी ऑलरेडी वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो न्यूमेरिकल है जो कि हमारी बुक का 12.2 है। तो 12.2 में और इस न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। हमारे बुक में भी ऐसे दिया था। बुक में पता है ये वैल्यू थी 1 एक्सपोनेंट -4, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट -4 दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वैल्यू बुक में -1 वाली दी है, इसे -2 दिया है। ओके, तो वैल्यूज +1 की जगह पे +2 और -1 की जगह पे -2 दे दिया। ओके, और दोनों को एक दूसरे से कितना दूर रखा, 40 सेंटीमीटर। बुक में भी 40 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। फिर हमने कहा कि इन दोनों के मिडवे बिल्कुल दरमियान में हमने एक तीसरा चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू है +5 एक्सपोनेंट -5 कूलम। बुक में ये +5 की जगह पर +6 दिया हुआ है, तो वैल्यूज का थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, बाकी ये 40 सेंटीमीटर तो एक्जैक्टली सेम है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। बुक में भी एक्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, किसके ऊपर, ये जो दरमियान में चार्ज रखा है इसके ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरी तरफ से अब ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हमारी बुक का 12.2 न्यूमेरिकल इज आइडेंटिकल टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच कम्स इन एग्जाम
इन 2012। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये जो तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों सेम क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन हमारी बुक का जो क्वेश्चन जिसे ये रिजेंबल करते हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12.11, यानी 11 न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 11, चैप्टर 12, न्यूमेरिकल नंबर 11, 12.11। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले आपको बुक का न्यूमेरिकल करवाता हूं, उसके बाद ये तीनों न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बुक पेज 78, क्वेश्चन नंबर 12.11। जिस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर स्फीयर। तो हमें बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए वो बताने हैं दो सिमिलर स्फीयर से, ईच ऑफ 10 ग्राम, दोनों के मैसेज 10 ग्राम है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट करेंगे ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है हमारे पास, और ये स्फीयर हमने एक सपोर्ट के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे समझ। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इस स्फीयर का ये जो पहला स्फीयर है, इस स्फीयर का मैस को मैं कह देता हूं m1, इसके मैस को कह देता हूं m2। तो दोनों के मैसेज हमारे पास 10 ग्राम और 10 ग्राम, मैसेज दोनों के सेम है। कह रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें कि स्फीयर जिनके मैसेज 10 ग्राम है उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन भी बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कंडीशन उसने दी है, कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है वो इक्वल हो जाए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये उसे कंडीशन हमें दी है। सोल्यूशन क्या मतलब है इस कंडीशन का, इस कंडीशन का मतलब भी जरा समझिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्फीयर में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कह रहा ना कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, यहां से भी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए। देखो ना, आमतौर पर होता है जब हम एटम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो एटम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो एटम पे कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज होता है, एटम न्यूट्रल होता है। इस बात का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव बराबर है। तो आपने एक सिंपल थ्योरी पढ़ी हुई है केमिस्ट्री के अंदर भी, कि जिससे मिसाल के तौर पर सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के अंदर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। तो सोडियम के आपके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11 हो जाते हैं, तो सोडियम पे +1 चार्ज आ जाता है। तो चार्ज आने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज कम हो तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यही चीज आपने क्लोरीन के साथ में पढ़ी थी, क्लोरीन में 17, तो आखिरी शेल के अंदर उसके पास कितने होते हैं, उसके बाद आखिरी शेल में होते हैं 7। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो जब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहते हैं 18 और प्रोटॉन रहते हैं 17, जो कि न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो क्लोरीन पे -1 लगा देते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर है कि जितने आप प्रोटॉन निकाले, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा आएगा। तो फर्स्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये इस तरफ रिपेल करेगा, ये इस दफा ये मैं बना लो रिपल्जन की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। लेकिन इस स्फीयर का भी मास है, इसका भी मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है कि दो मैसेज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैसेज की अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्जेस की रिपल्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, ये दोनों बराबर हो जाएं। तो ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं, इसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ये वो पूछ रहा हमसे। समझ आएगा सवाल। तो जो कंडीशन थी उस कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G(M1M2)/r²। क्योंकि दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है तो इसको तो कैंसिल करें, राइट। K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁹ Q1। अब चार्ज हम कितना बेसिकली रिमूव कर रहे हैं, तो चार्ज चूंकि है ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो उसको Q1 Q2 लिखने के बजाय क्या लिखेंगे,
Q मल्टीप्लाई बाय Q। कैपिटल जी M1 M2 लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का मैसेज क्या है, सेम है हमारे पास। तो इसको लिख दीजिए M मल्टीप्लाई बाय M। तो यहां पर हमारे पास हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय M स्क्वायर। ठीक है यहां तक बात। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर इज इक्वल टू G की वैल्यू होती है 6.67 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय M। अब मैसेज दोनों सेम है, कितना 10 ग्राम, हमें ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिए। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0.01। और इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दीजिए, स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई कि आपने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 1000 से, तो 0 से 0 1/100 क्या होता है 0.01। ये आ गया। अब Q हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 6.67 10 टू पावर -11 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है यहां जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब Q पर क्या था स्क्वायर, स्क्वायर में यहाँ स्क्वायर नहीं लिखा, तो मुझे स्क्वायर अगर मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा रूट। तो यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी Q की। तो मुझसे तो वो क्यों नहीं कह रहा था, मुझे वो क्या मालूम करने को कह रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करेंगे। अभी हमने ये बात पढ़ी है कि जो Q है वो किसके बराबर होता है, NE के बराबर होता है, याद है। जिसमें Q क्या है चार्ज, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल जिसे मैंने कहा था। तो ये N वो है जिसको हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने तो मैं Q को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर दूंगा डिवाइड। अब आपको समझ में आया मैंने Q किस लिए मालूम किया। तो मैंने इस इक्वेशन से Q की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू से निकाली कि मैंने कहा कि इतना ये वो चार्ज होगा, जो भी जवाब आएगा यहां पर ये वो चार्ज होगा जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन और ग्रेविटेशन फोर्स बराबर हुई। लेकिन वो मुझसे चार्ज तो नहीं कह रहा कि इतने चार्ज की वजह से दोनों बराबर हो गए, कह रहा नहीं चार्ज नहीं बताओ, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो मैंने कहा एक बताओ मेरे पास चार्ज पाने दो, कुछ चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना मेरे लिए कोई इशू नहीं है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बात समझ में आ गई। ये Q की वैल्यू आपको क्या बता रही है, ये Q की वैल्यू आपको बता रही है कि इतना चार्ज, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, इतना चार्ज रिमूव करने से ये दोनों चीजें हो जाती हैं बराबर, इतना चार्ज रिमूव करने से। तो मुझसे जो चार्ज नहीं पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मैंने कहा चार्ज मालूम कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला पुट करूंगा आंसर आ जाएगा। तो इसको करके देखिए। अच्छा भाई 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 0.01 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 exponent 9. So this gives me 8.608 exponent -13 कूलम। ये वो चार्ज है जिसको रिमूव करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों बराबर होते हैं। इस चार्ज को खाली पुट किया यहां पर 8.608 10 to power -13 डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मालूम हो गए, तो इट इज डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 एंड दैट गिव्स मी। अच्छा ये आंसर मेरे पास ऐसे आया है 5380488.154। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, हमारे कैलकुलेटर पे एक बटन होता है जो होता है ENG, इस तरह का बटन होता है, ये ऊपर वाली लाइन में छोटा बटन होता है यहाँ पर, इसको आप दबा दो तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में बता रहा है 5.38 10 to power 6 और साथ में क्या लिख दोगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं। तो दिस इज द आंसर। मेरा ख्याल है मुझे मुतमईन रहना चाहिए, ये न्यूमेरिकल आपकी बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गए और इससे रिलेटेड बाकी जितने न्यूमेरिकल है वो भी आप कर सकते। तो मेरा ख्याल है अब ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अब आसानी के साथ आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें आपको। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया 11 में। फॉर ईच ऑफ द 2 सिमिलर स्फीयर ईच ऑफ 10 ग्राम, वैल्यू भी बिल्कुल वही एग्जैक्टली सेम है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो बुक का क्वेश्चन है,
राइट। आप देख सकते हैं हमारा जवाब यही आ रहा है 5.37, मेरा 38 है, एक्सपोनेंट 6। ES का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नंबर 3 के ऊपर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर स्फीयर, ईच ऑफ 10 ग्राम। बिल्कुल सेम वही बुक का क्वेश्चन है। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कांस्टेंट की वैल्यूज भी इसने दी हुई है जो बुक में नहीं दी, एग्जाम में वैल्यूज दे देता। सेम आंसर है, आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्लेस। अब बजाय ये बोलने के इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के इलेक्ट्रॉन प्लेस करने, ईच ऑफ टू स्मॉल स्फीयर प्लेस 3 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर में, अगर उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द स्फीयर इज इतना। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इतनी है तो आप इसकी वैल्यू मालूम करें क्यू की, और उस क्यू से फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना या नंबर ऑफ चार्जेस निकालना कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसको करके देख लेते क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा जी, देखिए क्वेश्चन वही है, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्या करने हैं, प्लेस करने हैं स्फीयर के ऊपर, जिन दो स्फीयर के दरमियान ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब है 10 की पावर -2 मीटर, जबकि रिपल्जन की फोर्स कितनी है, इतनी है। तो सोल्यूशन अभी देख लेते हैं। ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है। दोनों स्फीयर्स, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, दोनों स्फीयर्स के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है 3 एक्सपोनेंट -2 मीटर, जो सेंटीमीटर के अंदर। और इन दोनों पे हम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट करें, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, तो जो दो लोग दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो फोर्स कितनी है, इतनी। तो हमने कहा हम तो जानते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। अब चार्ज को जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम होता है, तो इसको Q1 Q2 की जगह पे दोबारा क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। तो हमारे पास F K Q² अपॉन R², ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, इस R को वहां लेके चले जाओ, तो F मल्टीप्लाई बाय R² डिवाइड K, जो मल्टीप्लाई था यहां तक क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो किसके इक्वल आ गया, Q² के। अब स्क्वायर हटाएंगे तो F मल्टीप्लाई बाय R² अपॉन K, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रूट। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, F कितना में दिया हुआ है 1 एक्सपोनेंट -19, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 एक्सपोनेंट -2 पे स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 एक्सपोनेंट 9, तो इसका अप्लाई कर दीजिए रूट। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारे पास आ जाएगा Q। तो जैसे Q आ जाएगा उसके बाद N मालूम करना, Q अपॉन E, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो ये Q निकाल दीजिए, इस Q को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो हमें पुट करने। तो क्वेश्चन की जो लॉजिक है वो बड़ी सिंपल सी है। पहले भी क्या होता था, रिपल्जन, तो इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो रिपेल करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब दोनों में नेगेटिव आएगा तब भी तो रिपेल करेंगे। तो कहानी बिल्कुल सेम है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि बार बार एक चीज एग्जाम में आ रही है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो इसमें अब देखिए कितने नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन शुड बी पुट ऑन द स्फीयर। तो आप होंगे ओ हमने तो रिमूव किया था, डालने कितने, इसकी लॉजिक क्या है, बिल्कुल सेम लॉजिक। ओके, इसका जवाब निकाल लेते हैं हम लोग। 1 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 एक्सपोनेंट -2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 9। तो दैट गिव्स मी 1 एक्सपोनेंट -16। Q की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 एक्सपोनेंट -16 कूलम। ये Q की वैल्यू उठा के इसकी जगह पे यहां पे पुट कर दीजिए 1 एक्सपोनेंट -16। तो दिस आंसर इज डिवाइडेड बाय 1.9 एक्सपोनेंट -90। So that is equals to 526.315। अब 0.315 का मतलब तो कुछ नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन एक होंगे या दो होंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.7 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो क्योंकि 3 है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो 526 हम कह सकते हैं 526 अप्रोक्सीमेटली, मतलब आप इसको यहाँ पर ऐसे इज इक्वल टू डालने के बजाय ये वेव की तरह का सिंबल बना दें कि अप्रोक्सीमेटली 526 इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, डिपॉजिट करने पड़ेंगे इस पे। अच्छा मेरे पास ये लिखा हुआ देखिए, यहां पर आंसर है 625।
जबकि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 526। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मेरा आंसर ठीक है 5, ये 625 कोई वैल्यू के अंदर नंबर तो वही है 5, 2 और 6, मेरे पास भी ये आ रहा है 5, 2 और 6। तो 526 और 625 मेरा ख्याल है कोई गलती से लिखा हुआ है। ओके, या कैलकुलेटर में आप चेक कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर में एग्जैक्टली ही आ रहा है। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए, 1, 2, 3 एंड 4 पास पेपर के ये 4 न्यूमेरिकल भी हमारे हो गए। क्या इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं है? इसके अलावा न्यूमेरिकल है, लेकिन आप देख सकते हैं ये 2012 तक है। तो मैं 2012 से ऊपर वाले न्यूमेरिकल अभी आपके साथ शेयर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। इस वक्त फिलहाल ढूंढने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। ओके, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं बाकी न्यूमेरिकल के साथ आऊंगा। अप टू नाउ एनी क्वेश्चन, कोई बात, कोई सवाल? अगर सब ठीक है, सब समझ में आ रहा है, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें हम करेंगे कल। देखिए, मैं आपको साथ साथ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और मैं आपको लॉजिकल बुनियाद पे लेके जा रहा हूँ। जैसे हमारी लॉजिक की सारी बेस बन जाएगी तो आगे हमारी स्पीड इंशाल्लाह बहुत तेज होगी। ठीक है, इस बारे में फिक्र नहीं कीजिएगा, हम क्लास की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर देंगे, 2 सेशन भी कर देंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। ये सवाल को आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कमेंट से ही पूछ सकते हैं।